बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, सीट बंटवारे टिकट का कल होगा ऐलान। कल सुबह 11 बजे घोषणा हो जाएगी। तो आज जेपी नड्डा के आवास पर घंटों तक बैठक और अब ऐसे में कल सुबह 11 बजे घोषणा हो जाएगी किसके खाते में कितनी सीट्स होंगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का यह स्टेटमेंट, सीट बंटवारे और टिकट के कल ऐलान की बात उन्होंने कही है। कल सुबह 11 बजे घोषणा हो जाएगी। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का स्टेटमेंट, सीट बंटवारे टिकट का कल होगा ऐलान। कल सुबह 11 बजे घोषणा होगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का स्टेटमेंट, सीट बंटवारे टिकट का कल होगा ऐलान। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टीज में चल रही है खींचतान टिकट बंटवारे को लेकर, खींचतान उम्मीदवारी को लेकर। ऐसे में एनडीए में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज कई घंटों तक जेपी नड्डा के आवास पर बैठक और बैठक में जीतन राम मांझी भी पहुंचते हैं और उसके बाद में दिलीप जायसवाल का यह स्टेटमेंट की घोषणा जल्दी हो जाएगी। कल सुबह 11 बजे सीट बंटवारे और टिकट का हो जाएगा ऐलान। कल सुबह 11 बजे घोषणा होगी, मतलब आज की रात तक सब कुछ तय हो जाएगा और जो थोड़ी कोर कसर रह जाएगी वो कल सुबह तक पूरी कर ली जाएगी। सभी गठबंधन के साथियों को मना लिया गया है। टिकट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत बन चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान 35 सीटों पर दावा कर रहे थे, जीतन राम मांझी 15 सीटों पर दावा कर रहे थे। अब ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी को 20 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 5 से 7 सीटें दी जा सकती हैं। मेरे साथ सर्वेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ये दिलीप जायसवाल का स्टेटमेंट सीधे तौर पर यह मैसेज देता है कि सारी बात सुलझ चुकी है और कल सुबह तक टिकट में किसकी कितने दावे पिक्चर हो जाएगी क्लियर। तो क्या अभी तक फॉर्मूला निकल कर आया, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? देखिए पूजा, जो तस्वीरें हैं वो साफ हैं और निश्चित तौर पे आज जब उपेंद्र कुशवाहा से हम लोगों ने बातचीत की, जब वो यहाँ से पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे, तो उस वक्त मैं जब उनके आवास पहुँचा था तो उनसे जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी सहमति अभी नहीं बनी है। मीडिया में जो भी रिपोर्ट्स चल रही हैं वो पता नहीं प्लांटेड हैं या कैसे चल रही हैं, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है और जो भी लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं वो महज अफवाह है और कोरी बकवास है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और कहा कि आज मुझे बुलाया गया है, अध्यक्ष का बुलावा है, मैं जा रहा हूं। उसके पहले जीतन राम मांझी से भी मुलाकात हुई थी, वो भी यहाँ से जब जा रहे थे दिल्ली तो उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही बात कही कि बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो डिमांड है वो अपनी जगह पे है। और हम उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगता है कि अध्यक्ष ने बुलाया है तो कुछ फ्रूटफुल बातें होंगी। तो एक तरह से देखा जा सकता है, दिलीप जायसवाल का भी बयान आया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि चिराग पासवान ने अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बयान से कल ही स्पष्ट कर दिया था कि अब कोई गतिरोध उन लोगों के बीच में नहीं है। जहां तक बात जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की थी, चिराग माने तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तो पहले से नाराज थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए। अब ये बात साफ हो गई है, दोनों नेता जो हैं, जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां उनकी नड्डा से मुलाकात होने वाली थी। नड्डा से मुलाकात के बाद उन लोगों का भी स्पष्ट बयान आएगा इस पूरे मामले में, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं, जो सीटों की संख्या बताई जा रही है, उस पर थोड़ा सा जीच मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि 20 सीटों पर चिराग पासवान मानेंगे ऐसी बात नहीं लग रही है। उन्होंने सीधे तौर पर उनके कुछ लोगों से जो मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बातचीत जो चल रही है वो 30 प्लस माइनस की चल रही है। 30 सीटों से 2 सीटें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक तरह से 28-29 का आंकड़ा लग रहा था कि उनको चिराग पासवान को मिलेगा, उतनी सीटें उनको मिल जाएंगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट नहीं हैं और जिस तरीके से बात आ रही कि 20 सीटें चिराग पासवान को मिल रही हैं और चिराग पासवान इस पर अगर वो एग्री हो गए तो निश्चित तौर पर उसके एवज में उनको वो ज़रूर सीटें दी गई होंगी जो उनकी उनको चाहिए थी, क्योंकि मन माफिक सीटें वो चाह रहे थे। इसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषद की 2 सीटें भी उनको ऑफर की गई थी। तो हो सकता है कि ये फार्मूला तैयार किया गया हो जिसकी वजह से चिराग 20 सीटों पे मान गए हों। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की बात करें तो उनका सीधे तौर पे यही कहना है कि 8 सीटें अगर वो जीत जाते हैं तो राज्य पार्टी का दर्जा उनकी पार्टी को मिल जाएगा। चुनाव आयोग जब भी यहाँ बैठकें करता है तो उनकी पार्टी को बुलावा नहीं दिया जाता, उनको बुलाया नहीं जाता, क्योंकि राज्य पार्टी का दर्जा भी उनको हासिल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी लगातार ये दबाव बना रहे थे कम से कम उनको 10 से 12 सीटें मिले, ताकि कम से कम 8 सीटें वो जीत जाएं और राज्य की पार्टी का दर्जा उनको मिल जाए।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात अगर उपेंद्र कुशवाहा करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 8 से 10 सीटों की डिमांड लगातार कर रहे थे। हालांकि उनको लगातार ये कहा जा रहा था कि 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अब कैसे क्या फॉर्मूला सेट किया है जेपी नड्डा साहब ने, ये देखने वाली बात होगी। शायद इसके पीछे जरूर राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों का ऑफर दिया गया होगा, जिसकी वजह से जो है तस्वीरें साफ होंगी तो वो स्पष्ट पता चलेगा कि आंकड़े क्या कहते हैं। पूजा, जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सब मान चुके हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ में दिलीप जायसवाल का स्टेटमेंट है कि सुबह 11 बजे हम ऐलान कर देंगे, टिकट में किसका कितना पार्ट होगा ये भी, और उम्मीदवार कौन होंगे ये भी। अब एक बड़ा जो सवाल आता है ये कि क्या उम्मीदवारों को लेकर भी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, क्योंकि बिहार में इस बार चर्चा ये चल रही थी कि सिटिंग एमएलएस के नंबर कटने वाले हैं, उनका नाम कटने वाला है, तो क्या नए चेहरों पर फोकस होगा? मैं आपके पास सर्वेश एक सेकंड वापस लौट रही हूँ। सर्वेश, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद में हम का भी बड़ा स्टेटमेंट है, हमारे पास सभी विकल्प खुले हुए हैं, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता, बैठक में हमने अपनी बात रखी है। थोड़ी देर पहले बैठक हुई थी जेपी नड्डा और मांझी की, तो ये बड़ी जानकारी। सर्वेश, पहले इस पर जाऊंगी मैं, जरा जानकारी आप दें, क्योंकि हम तो ये बात करते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मांझी का स्टेटमेंट तो अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा था कि एक बात गले से नहीं उतरती कि 20 सीटों पे चिराग मान गए हैं और 10 सीटों पे, 8 सीटों पे या 7-6 सीटों पे जीतनराम मांझी मान गए। जीतनराम मांझी बिल्कुल बगावती तेवर में यहाँ से गए भी थे और ये कोई पहला मौका नहीं है। जो बातें हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकल्प खुले हुए बोलना, इसका मतलब साफ है कि जीतनराम मांझी अभी भी एग्री नहीं है, उनको जो सीटें ऑफर की गई हैं उस पर तैयार नहीं है। इसमें अब देखिए, अब तभी ये बात संभव हो पाएगी जब पीएम मोदी इसमें हस्तक्षेप करें, अमित शाह हस्तक्षेप करें, तभी ये बात जो है स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जीतनराम मांझी नड्डा की बात नहीं मानने वाले। जीतनराम मांझी की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, ये लोग जेपी नड्डा की बात नहीं मानने वाले, क्योंकि यहाँ विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान लगातार उनसे मुलाकात किया, कई दफे की, करीब 3-4 दफे इन लोगों की मुलाकात हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन जब ये लोग धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं माने तो जेपी नड्डा के बुलावे पे जरूर दिल्ली गए हैं, लेकिन जेपी नड्डा की बात ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी डिमांड जितनी है अगर पूरा करना है तो जेपी नड्डा अगर पूरा करते हैं तभी ये बात मानेंगे, अदरवाइज इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा अमित शाह को और पीएम मोदी को, तभी ये बात कहीं ना कहीं जाकर स्पष्ट हो पाएगी और ये लोग मानेंगे। तो क्या ये मानकर चलें कि अभी तक पिक्चर में अमित शाह नहीं आ रहे, क्योंकि इससे पहले गौरव ये कह रहे थे कि अमित शाह भी जब मुलाकात हुई है तब वहां पर मौजूद थे। क्या अभी तक पिक्चर क्लियर ही नहीं हो पा रही कि बैठक कहां चल रही है, कौन कौन मुलाकात कर रहा है? तो देखिए, जेपी नड्डा के आवास पे मुलाकात होनी थी, जैसा कि बताया था उपेंद्र कुशवाहा ने जाने से पहले कि, और उसके पहले जीतनराम मांझी ने भी बोला था कि जेपी नड्डा ने बुलाया, अध्यक्ष ने बुलाया, पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो उनके बुलावे पे हम लोग जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी। अमित शाह से मुलाकात अभी तक हुई है कि नहीं, इस बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अमित शाह से जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। और जहाँ तक बात है 7 सीटें या 6 सीटें या 8 सीटों की, जीतनराम मांझी उस पर एग्री होने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे उसी दिन कह दिया था कि 15 ग्राम उनको चाहिए, मतलब रश्मि रथी के एक कुछ पंक्तियों का जिक्र उन्होंने किया और उस पंक्तियों के जिक्र के साथ उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि 15 सीटों से कम पे वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि 8 सीटें कम से कम उनको चाहिए राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए। और उनका कहना है कि 10-12 सीटें भी अगर मिलती हैं तो 8 सीटें वो जीत जाएंगे, और 8 सीटें जब जीतेंगे तो उनकी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा इंडिया ब्लॉक देने को तैयार है, जब वो कह रहे हैं विकल्प खुले हुए हैं, तो कौन से विकल्पों की वो बात कर रहे हैं? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या इनका दूसरे पक्ष के साथ भी, नेताओं के साथ कोई बातचीत फोन कॉल पर या मुलाकातों का सिलसिला देखने को मिल रहा है क्या, जिस आधार पर ये बात कर रहे हैं जीतनराम मांझी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात महागठबंधन की करें तो तेजस्वी यादव भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। निश्चित तौर पे देखिए वहाँ भी जो हैं तस्वीरें स्पष्ट नहीं है। आज ही मैंने दीपांकर भट्टाचार्य से बात की थी। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि लेफ्ट को कोई कम ना आके, लेफ्ट को कम आंकने की भूल न करे महागठबंधन, और 20-25 सीटों पर अगर लेफ्ट को रखा जाएगा तो लेफ्ट भी उसके लिए तैयार नहीं था। मुकेश सहनी 35 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया तेजस्वी यादव को कि मुकेश सहनी अगर अलग होते हैं तो हो जाएं, उनको उतनी सीटें नहीं दी जा सकती। 17 से 18 सीटें उनको दी जाएंगी, उस पर अगर एग्री होते हैं मुकेश सहनी तो ठीक है, नहीं होते हैं तो मुकेश सहनी बाहर जा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए जब मुकेश सहनी लेफ्ट पार्टियां जब अलग होंगी तो निश्चित तौर पे जीतनराम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, और इस पर कोई
यह गतिरोध नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और जितनी ये सीटें मांग रहे हैं उतनी सीटें महागठबंधन में आराम से इनको मिल जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में इसलिए ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, ताकि एनडीए जो है इनकी बातों को मान ले और जितनी सीटें ये चाहते हैं उसके मुताबिक इनको सीटें मिल सकें। पूजा। हाँ, जाहिर तौर पर तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो क्योंकि वक्त अब एकदम करीब है और एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया, उससे पहले टिकट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या रहने वाला है ये क्लियर होगा। तो क्या ये मानकर चलें कि जिस तरह से जायसवाल अभी बात कर रहे हैं ये सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल में करने की एक कोशिश है कि हम बात भी करते रहें और दूसरा हम ये संदेश भी देते रहें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है? देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश लगातार जायसवाल की तरफ से हो रही है। दिलीप जायसवाल लगातार पिछले 5 दिनों से ऐसे ही बयान देते आ रहे हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। एनडीए के तमाम नेता, चाहे किसी भी आप जेडीयू के नेता से बात कर लें, बीजेपी के किसी भी नेता से बात कर लें, बड़े से लेकर छोटे तक, सभी यही कह रहे हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। सारे घटक दल पांडव की तरह एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युधिष्ठिर और अर्जुन तो तैयार हैं। भीम पहले गुस्से में थे, भीम थोड़े माने हैं, तो नकुल और सहदेव यहाँ पे नखड़े कर रहे हैं। मैं बात जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की कर रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, पांडवों को एकजुट करना बड़ी कवायद है और निश्चित तौर पे इसका मैसेज जो है महागठबंधन में न जाए और जनता के बीच में खराब मैसेज न जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं कवायद यही है कि एकजुटता दिखाने की कोशिश है। और जब तक बात पटरी पे नहीं आती तब तक कहीं से कोई ये मैसेज न जाए कि एनडीए में टूट हो रही है, एनडीए के लोग बिखराव को अपना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के बयान देकर अपने आप को इंटैक्ट दिखाने की कोशिश राजनीति में चलती रहती है। उसी राजनीति का हिस्सा है दिलीप जायसवाल का यह बयान। पूजा। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, क्या ये मानकर चले कि चिराग पासवान को मना लिया गया? क्योंकि चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट कि जहां मेरे प्रधानमंत्री है वहां मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्या ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक दाव चिराग पासवान ने खेला कि उन्होंने सब कुछ डाल दिया प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि अब आप देखिए, आपको देखना है मेरे सम्मान के बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, पूजा और चिराग पासवान के लोगों से कल मेरी बात हुई थी। जो उनके काफ़ी किचन कैबिनेट के लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई थी, उन्होंने सीधे यही कहा था कि 30 प्लस माइनस की बातचीत चल रही है, उस पर हम लोग एग्री हैं। मतलब 30 से 1-2 सीटें कम या ज़्यादा। 28-29 का आंकड़ा लगातार भारत 24 दर्शकों को बता भी रहा है, दिखा भी रहा है पिछले कई दिनों से। माना ही जरा कि जो सीटें होंगी चिराग पासवान की वो 28 या 29 सीटों के आसपास ही होंगी और वो सीटें चिराग पासवान को मिल रही है। इसी वजह से चिराग पासवान ने कल जो स्टेटमेंट दिया था वो सामने आया था। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब उनको 28-29 सीटें मिलेंगी तो निश्चित तौर पे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम होगी, भाजपा की और जेडीयू की भी सीटें कम होगी। भाजपा और जेडीयू मान लीजिए सेक्रीफाइस कर भी लेगी, लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सेक्रीफाइस के मूड में नहीं है और यही वजह है, विवाद का मुख्य मूल वजह बन गया है। और यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सीधे तौर पे अब इसमें हस्तक्षेप चाहते हैं अमित शाह का, पीएम मोदी का, या फिर चिराग पासवान भी, जैसे कि उन्होंने कल बयान दिया कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं वहाँ उनको स्वाभिमान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं गेंद जो है अब पीएम मोदी के पाले में डाल दी गई है। अब देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है और कैसे एनडीए के लोग इसको साधते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विवाद गहराता जा रहा है, चुनाव सर पे आ गया है। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है पहले चरण के लिए। कल भी छुट्टियां हैं, लेकिन सोमवार से फिर से प्रक्रिया बहुत तेज़ होगी। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन की तिथियां भी घोषित कर रखी हैं, वो एनडीए खेमे की हो या महागठबंधन के हों। तो इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो गतिरोध को जल्द से जल्द ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पूजा। लेकिन ये गतिरोध खत्म होता हुआ नजर नहीं आता, यानी और अभी मशक्कत करनी पड़ेगी। मतलब जेपी नड्डा के जरिए बात बनती नजर नहीं आ रही। जब तक अमित शाह खुलकर सामने नहीं आएंगे, जब तक अमित शाह खुद पूरी बागडोर को नहीं संभालेंगे, तब तक नजर आता है कि ये सिचुएशन हैंडल नहीं होने वाली। सर्वेश, जिस तरह से अभी प्रेशर पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं हर ओर से। देखिए पूजा, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होती है और निश्चित तौर पे देखिए उसके पहले तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब पीएम मोदी कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेंगे उसके पहले सीट शेयरिंग का मसला जो है वो हल हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं एनडीए घटक दल के, उनको दिल्ली बुलाया गया। हालांकि जेडीयू के तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, वो पटना में ही हैं। चाहे संजय झा की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय झा, ललन सिंह, तमाम लोग मौजूद थे। ये लोग दिल्ली नहीं गए। इनका कहना है कि बीजेपी से इन लोगों ने साफ कह दिया है कि ये आपके लोग हैं,
आपने इनको अपने साथ शामिल कराया है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, तो इनको साधने का काम बीजेपी का है, इनको सही रास्ते पर लाने का काम बीजेपी का है। जेडीयू ने साफ ये मैसेज बीजेपी को दे दिया है। यही वजह है कि बीजेपी अपने स्तर से कवायद कर रही है, फ्रंट फुट पे आके बीजेपी को खेलना पड़ रहा है इनको बनाने के लिए। जेडीयू सीन से गायब है, आपको दिखा होगा जेडीयू कहीं भी नहीं है। जेडीयू का कोई भी नेता फिलहाल वहाँ दिल्ली में नहीं है जो कि इस मीटिंग का हिस्सा बने। हाँ, अगर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, सीट शेयरिंग का मुद्दा स्पष्ट हो जाएगा, तीनों नेता चाहे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो जाएंगे, तब जेडीयू के लोग भी जाएंगे और कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर और सीटों के तालमेल को लेकर। लेकिन तो अभी जेडीयू को लेकर पिक्चर क्लियर है। ये रात जो है जेडीयू को कितनी सीट्स मिलने वाली है सर्वेश? जेडीयू से सहमति बन चुकी है इसको लेकर? जी देखिए, जेडीयू की तरफ से यही कहा गया है कि 101 से 105 सीटें जेडीयू को मिल रही हैं और इस बीच में जेडीयू जो है वो उसमें कोई नाराज़गी नहीं है, उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास 43 ही विधायक हैं जो जीते हुए विधायक हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर 101 से एक सीट भी जेडीयू को मिलती है तो जेडीयू उसमें चुनाव में जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, जेडीयू उसके लिए तैयार है। लेकिन वो जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार नहीं चाहते कि चिराग एनडीए से अलग हों, क्योंकि चिराग जब पिछले बार एनडीए से अलग हुए थे तो नीतीश कुमार को खासा उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और यही वजह है कि 42-43 सीट पर नीतीश कुमार आकर अटक गए थे। और ये चीज़ जो है, इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है और यही वजह है कि चिराग पासवान को मनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और उनको कोशिश यही की जा रही है कि उनको किसी भी तरीके से मनाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी उतने बड़े फैक्टर जेडीयू के लिए नहीं है, एनडीए के लिए नहीं है। अगर ये लोग नहीं भी मानते हैं तो मुकेश सहनी का ऑप्शन खुला हुआ है एनडीए के पास भी। तो अब देखने वाली बात होगी, ये रात काफ़ी अहम है। इस पूरी रात में आज जो ये शनिवार की रात है वो काफ़ी भारी होने वाली है तमाम गठबंधनों के लिए, चाहे वो महागठबंधन हो, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब दिल्ली रवाना हो गए हैं, वो भी पहुंचेंगे, वहाँ भी उनको लेकर महागठबंधन की सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर वहाँ भी बातचीत होनी है। राहुल गांधी भी विदेश दौरे से दिल्ली आ चुके हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो दोनों ही खेमों में आज की रात जो है वो काफ़ी अहम है और काफ़ी भारी होने वाली है, क्योंकि कल तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी और तमाम लोग अपने अपने पत्ते खोल देंगे और स्पष्ट हो जाएगा कौन दल किस गठबंधन का हिस्सा है और कौन दल किस गठबंधन से बाहर जा रहा है। पूजा, बस आज की रात का इंतजार करना है और कल तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लगातार की जा रही है। लेकिन नेताओं की बयानबाजी जो गठबंधन में है उनकी ओर से यह इशारा भी मिल रहा है कि वो अपने लिए विकल्प खोलकर चल रहे हैं। जाहिर तौर पर यह एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर अब दबाव बना लिया तो दबाव के जरिए टिकट में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है और इसी लिहाज से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी और क्या कुछ जानकारी मिल रही है उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि खबर यह है कि कुछ जो सिटिंग एमएलए हैं उनका इस बार टिकट कट सकता है, उसमें भी जाहिर तौर पर एक बड़ी अड़चन आने वाली, क्योंकि रूठों को मनाने का सिलसिला शुरू होगा आगे। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे दावेदार हैं और कई ऐसे सिटिंग उम्मीदवार हैं जिनके टिकट कटने की बात आ रही है, जिनके रिपोर्ट कार्ड खराब है या जो 72 साल से ज़्यादा की जिनकी उम्र है या फिर जिन्होंने चुनाव के दौरान फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया था। तो वैसे दल जो हैं, वैसे माफ़ कीजिएगा, वैसे विधायक जो हैं एनडीए के, उनके टिकट काटने की बात चल रही है। इसके अलावा जो है कुछ नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि जो डायनेमिक चेहरे हैं जो चुनाव में जा सकते हैं, कुछ सांसद हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने की बात हो रही, क्योंकि इस बार की लड़ाई बहुत तीखी है। इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग मैदान में उतर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, और एक तरह से योजनाओं की झड़ी लगाने और योजनाओं की रेवड़ियाँ बांटने की भी बात लगातार पक्ष विपक्ष की तरफ से हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लड़ाई बहुत कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम दल अपने तरफ से हैवीवेट कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं और ऐसी परिस्थिति में जो भी कमज़ोर कड़ी होगा उसको इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं मात खाना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा पार्टियों की तरफ से। तो इसलिए कहा जा सकता है कि तकरीबन 20% ऐसे उम्मीदवार हैं एनडीए के जिनका टिकट कटने वाला है और यही हालत कमोबेश महागठबंधन के भीतर भी है। पूजा, जाहिर तौर पे मैं सर्वेश आपके पास वापस लौटती हूं। देखिए, जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें यह कहा जा रहा है कि कल सुबह तक टिकट का ऐलान भी हो जाएगा और कल सुबह तक ये भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ये बात करें, लेकिन सर्वेश हमारे जो सहयोगी हैं जो बिहार से लगातार हमको रिपोर्ट कर रहे हैं और आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, उनका अपना जो आकलन है वो ये कि अभी सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है ऐसा नजर नहीं आता,
क्योंकि अभी भी नेताओं के बयान इसी ओर इशारा करते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब आगे चर्चा होगी तो हो सकता है कि काफी पिक्चर क्लियर हो, लेकिन 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। 11 बजे तक का इंतजार है और 11 बजे के बाद ये उम्मीद है कि पिक्चर क्लियर हो पाएगी। और ये मानकर चलें कि सर्वेश, रात भर बैठकों का सिलसिला देखने को मिलने वाला। उधर कार्यकर्ताओं के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं बिहार में? कार्यकर्ता देखिए अपने तरफ से लगातार यही कह रहे हैं कि जल्द से सीट शेयरिंग हो जाए और जल्द से सीटों का अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि लगातार देखिए लालू यादव के घर पे कल भी आपने देखा होगा, हम लोग कल भी वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, कई लोग ऐसे हैं जो उनके घर के बाहर धरना देके बैठे हुए हैं। टिकटार्थियों का आना पटना शहर में, राजधानी में ऐसी भीड़ मची हुई है, तमाम दलों के कार्यालय में आपको देखने को मिलेगा। तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको इस बार अपनी बारी का इंतजार है, वो तमाम लोग इस गुंजाइश में लगे हुए हैं, इस कवायद में लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिल जाए और वो अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करें, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है कार्यकर्ता लगातार यही चाह रहे हैं कि जो भी है वो अनाउंसमेंट हो जाए, ताकि स्पष्ट हो जाए कि टिकट किसको मिल रहा है, किसको चुनाव में जाना है, किसको चुनाव में नहीं जाना है। अगर किसी दल से कोई उम्मीदवार बनना चाह रहा है, उसको टिकट नहीं मिलता है तो अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, तो दूसरे गठबंधन में जाएगा या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोचेगा। तो ये तमाम चीजें तो कार्यकर्ताओं में भी एक तरह से कहें तो काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति है। पूजा, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति है, दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी ओर से पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो, लेकिन सत्ता की चाबी जनता के हाथ में, और सत्ता की चाबी जनता इस बार किसको सौंपने वाली है ये बताएगी 14 तारीख, जब नतीजे सामने आएंगे। जनता ने क्या तय किया, जनता को किसका मैनिफेस्टो भाया, जनता को किसके उम्मीदवार भाए, जनता को किसकी नीतियां भाई।